सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व श्रम दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 मई को। तो हर साल 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कामकाजी व्यक्तियों के समाज में योगदान को स्वीकार करना और काम के महत्व को पहचानना। और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर के हड़ताल की थी, इसीलिए। और भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। वैसे 1 मई को मैं आपको बता दूं गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है। अच्छा, ये तो हो गया विश्व श्रम दिवस। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वो कब होता है, तो वो 12 जून को होता है। और अब देखो मई के इंपॉर्टेंट डेज, नए महीने के इंपॉर्टेंट डेज आपके शुरू हो चुके हैं आज से। और जब भी डे वाला क्वेश्चन आएगा हर दिन एक ही डे हमको पढ़ना होगा, साथ में पिछले वाले उस महीने के पिछले वाले डेज में आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। तो अगर पिछले महीने में आपने गलती कर दी, साथ साथ याद नहीं किया, तो एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है। हर महीने आपको एक नया मौका मिलेगा। अब ये डिसाइड आपको करना है या ये आपके ऊपर है कि आप कब से अवेयर होते हो। तो अब साथ साथ याद करना शुरू करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवदत्त चंद को। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक देवदत्त चंद, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमुख यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? संजीव चड्ढा का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1908 में। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। और नए एमडी सीईओ बन गए इसके ये, जिनका नाम है देवदत्त चंद। और अगर मैं आपसे पूछूं किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था, मर्ज हुए थे, तो आंसर होगा विजया बैंक और देना बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या होती है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बाकी अभी हमने पढ़ा था बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने रजनीश कर्नाटक नाम है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। और एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ बने प्रणव हरिदासन नाम है। तो याद रखना ये सारे नाम न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने गीगा चैट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रशिया। अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैट जीपीटी के बारे में, जिसे ओपन एआई ने लॉन्च किया था, जिसे कौन सपोर्ट कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। चैट जीपीटी की पहले बात करें, थोड़ा सा आपको समझाऊं। देखो, चैट का मतलब क्या हो गया? जो आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, यानी कि बातचीत। और जीपीटी का मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिव यानी कि बताने वाला, प्री ट्रेन्ड का मतलब जिसे पहले से ट्रेनिंग दी गई हो, और ट्रांसफॉर्मर यानी बदलने वाला, यानी उसके पास आपके जवाब के बदले जो भी जानकारी होगी उसे मशीन लैंग्वेज से बदल करके आपकी भाषा में वो बदल देगा। अब गूगल और चैट जीपीटी में क्या फर्क है? वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन थोड़ा सा आपको और अभी बताऊं तो एक उदाहरण से समझो। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी के बारे में आपको निबंध लिखना है। आपने कहा मुझे 300 शब्दों का निबंध चाहिए महात्मा गांधी जी के ऊपर। गूगल पे आप सर्च करोगे तो महात्मा गांधी जी से संबंधित जितना भी उसके पास कंटेंट है वो सारा खोल देगा। सारी साइट्स वहां पे खुल करके आ जाएगी। आपको हर साइट में जाकर के चेक करना पड़ेगा, खुद से लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और निबंध लिखना पड़ेगा। जबकि चैट जीपीटी क्या करेगा? वो 300 शब्दों का लेख लिख करके, निबंध लिख करके आपको दे देगा, वो भी आसान शब्दों में। तो दोनों में ये अंतर है। और अब क्या हो गया? अब इसे प्रतिस्पर्धा यानी कि इसको काउंटर करने के लिए रशिया की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है सेबर, SBER, इसने चैट जीपीटी को चुनौती देने वाला एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उस एप्लीकेशन का नाम रखा है गीगा चैट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले भी गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था, आपको याद होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं किस राज्य ने किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उड़ीसा ने, जिसका नाम था अम्मा कृष AI। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, इसे अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। वे क्या थे? वे वैज्ञानिक थे। तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व वैज्ञानिक थे डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, जिनका अभी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे केरल राज्य से थे।
डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज यानी कि भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के संस्थापक भी थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम में 135 से ज्यादा पुस्तकें भी लिखी थी। वेरी टैलेंटेड मैन, पर अभी उनका निधन हो गया। अच्छा, CSIR की मैंने अभी बात कही ना, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। अच्छा, वर्तमान में अब इसकी महानिदेशक कौन बनी थी, और महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी थी, वो नाम है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। वैसे आपको अभी याद आएगा पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का भी निधन हो गया। इंटेल के सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर, उनका भी निधन हो गया। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था सलीम दुर्रानी। और पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट का निधन हो गया, नाम था परवेज मुशर्रफ। अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया, तमिलनाडु से थी ये। खास बात क्या है, इनके नाम में 2023 का पद्म भूषण मिला। और इसी तरह से दिलीप महालनोबिस का नाम इंपॉर्टेंट है, ORS के जनक थे ये, अभी पद्म विभूषण मिला। और डॉक्टर BV दोषी, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इनको भी पद्म विभूषण मिला, लेकिन इनका भी निधन हो गया। आर्किटेक्ट थे ये, और 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी थे। उसी तरह से अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला था, उनका भी निधन हो गया, उनका नाम है नीलमणि फूकन। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज में थे, ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा ये देश का पहला ऐसा विस्थापित केंद्र बनाएगा जहां जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। तो उड़ीसा सरकार तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया के लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने जा रहा है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कॉलोनी के पहले चरण का विकास करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। आप जानते हो लिंगराज मंदिर आपको भुवनेश्वर में ही मिलेगा। बनाया किसने था? सोम राजवंश ने। यहीं पे आपको कलिंगा स्टेडियम भी मिलेगा। वैसे भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की कैपिटल क्या थी? कटक। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पे मिलेगा। और भुवनेश्वर से 2 पॉइंट और याद रखना कि भारत की पहली चेस अकेडमी खोली जाएगी भुवनेश्वर में, और देश का पहला फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। और 2023 में जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप होगा वो भी भुवनेश्वर में होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक, गवर्नर हो गए गणेशी लाल। और भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंद्रावती बांध भी मिल जाएगा जो कि इंद्रावती नदी पर है। हीराकुद डैम भी आपको मिलेगा, सबसे लंबा डैम है ये, महानदी पर मिलेगा। और यहीं पे अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। अच्छा, भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज ये उड़िया ही है, और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य है। ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसे ही कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर को तो ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को। यह भी अच्छा प्रश्न है। और अभी सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला था उड़ीसा के गंजम जिला पंचायत को। और गंजम जिले से याद आया, यह अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। और 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार उड़ीसा के अस्का थाने को मिला था, ये भी गंजम जिले में है। अच्छा, अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था। 15वां संस्करण था, इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। और अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया। इन पहाड़ियों को आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए आपके उड़ीसा से, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो। अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी जिसमें 2 भारतीय स्थलों के नाम हैं। उन दोनों के नाम आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई मेट्रो को। अच्छा, अभी आपको याद है हमने पढ़ा था अमेरिका में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 का आयोजन हुआ, जहां अभी ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला था PGCIL को। PGCIL
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। और अभी ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है चेन्नई मेट्रो को कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मेट्रो से संबंधित अभी जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न आपने पढ़े थे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल क्वेश्चन अभी यही है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। अगर आपसे पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? केरल का कोच्चि शहर। अच्छा ये बता दो, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? ई श्रीधरन को। अगर पूछूं दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां शुरू हुई? चाइना में। और हैदराबाद मेट्रो बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, पहला तो दिल्ली मेट्रो है। अच्छा वंदे मेट्रो आपको याद है, हमने कहा था कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी, तो उसी का तो नाम है वंदे मेट्रो। और हमारा टारगेट भी है 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप्ड करना, जिसका निर्माण भारत में होगा। चलो ये बताओ, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहां बनेगा? दिल्ली में। और अगर पूछें कि बताओ किस मेट्रो ने सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो नागपुर मेट्रो ने 3.14 किलोमीटर का। तो देखो मेट्रो से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में आपने प्रश्न अभी तक पढ़े थे, सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए यहाँ पे, और ये आपको याद भी होने चाहिए। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आगे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ सभी के लिए, अप्रैल महीने का मंथली वाला वीडियो ये आज मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करना है, ताकि आगे भी हमारा इसी तरह से मोटिवेशन बना रहे कि हर मंथ के एंड में ही आपको वीडियो मिल जाए, पहली या दूसरी तारीख को। और इसके आगे आने वाले 5-6 दिनों में उस महीने के टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियोस को सपोर्ट मिलना चाहिए बस, ताकि हमें भी खुशी हो इस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करने में। बाकी चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। इनकी क्विज पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। तो 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय के द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन ये कहां पे हुआ? वाराणसी में। अच्छा आपको याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि काशी तमिल संगम का भी आयोजन हुआ था, वाराणसी में ही तो हुआ था। अच्छा इस कुंभ की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लाखों तीर्थ यात्रियों ने हिस्सा लिया, इसमें शामिल हुए। गंगा नदी की बात करें, आप जानते हो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा नदी पर ही तो है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। और आपको याद है वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में एक क्रूज चला था जिसका नाम था गंगा विलास। और वाराणसी से याद आएगा प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वाराणसी में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। उसके अलावा रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर भी तो वाराणसी ही है। और वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन भी हुआ था वाराणसी में ही। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहली बार सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ पे कई तरह के एक्टिविटीज हुए, आयोजन हुए, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हुआ, स्नो कयाकिंग, मतलब स्नो से रिलेटेड काफी सारे गेम्स वगैरह हुए। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही था, पर्यटन को आकर्षित करना, उसे बढ़ावा देना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी थावे महोत्सव कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा बिहार में। अभी गज उत्सव का आयोजन कहां पे हुआ था? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? झारखंड में। अभी हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ था? गोवा में। और लुसाफोन महोत्सव ये भी हुआ गोवा में। संगाई फेस्टिवल कहां हुआ था? मणिपुर में। मणिपुर में ही हुन थड़ो फेस्टिवल और अभी योसांग फेस्टिवल भी हुआ था। और पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ था। धानु जात्रा महोत्सव हुआ उड़ीसा में। चेरचेरा महोत्सव हुआ छत्तीसगढ़ में। और गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे जितने भी अभी तक हमने उत्सव महोत्सव अभी तक रिवाइज किए, ये सारे के सारे अभी हमने मनाए 2023 में ही, न्यूज में थे सारे,
ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 फॉर्मूला 1 खिताब को किसने जीता? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज वे रेडबुल के ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने ही अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। अजरबैजान ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल होती है बाकू। डाकू नहीं, बाकू। अभी 2023 में हमने बहरीन ग्रैंड प्री देखा जिसको मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था, वो भी रेडबुल के हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्री को सर्जियो पेरेज ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुआ था, उसको मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। अच्छा यूं बताओ, भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉड फादर के नाम से कौन मशहूर थे? तो आंसर होगा जेफरी हिंटन। अब इनका नाम मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि इनका नाम न्यूज में था। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर कहे जाने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट जेफरी हिंटन ने अभी गूगल से इस्तीफा दे दिया। जेफरी हिंटन ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिजाइन करते थे, तो इनका नाम न्यूज में था, ध्यान रखना। आप जानते हो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने अभी केनिची उमेदा नाम है, ये जापान से हैं। और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने अभी अलेक्जेंडर सेफरीन। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ, ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल्स में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। फिर आपसे पूछा बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO कौन बने? रजनीश कर्नाटक नाम है। फिर आपसे पूछा अपनी तरह का पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया? तो एमिराट्स, दुबई की एयरलाइन है एमिरेट्स और उस रोबोट का नाम है सारा। फिर आपसे पूछा विश्व नृत्य दिवस कब मनाया? 29 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने ही। फिर आपसे पूछा भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न पूछा कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए प्रेत पहल शुरू की है? किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगला प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव। फिर आपसे पूछा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान। और एक बार फिर साथ दिला रहा हूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। और मंथली वाला वीडियो आ रहा है तो देख लेना, क्विज आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी? तो आंसर होगा सुषमा पटेल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।